हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निधि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। चाहे वह भारतीय कला की जानकारी हो या हो पाश्चात्य कला की जानकारी या फिर मूर्ति कला की जानकारी। तो आज की वीडियो, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही ली होगी, शुंग काल की मूर्ति कला के विषय में हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं या आपको बताने वाले हैं। शुंग काल की मूर्ति कला, इससे पहले मैंने आपको मौर्य काल की मूर्ति कला व स्थापत्य कला के विषय में बता दिया है मूर्ति कला के इतिहास में। और चित्रकला में हम बड़ौदा ग्रुप के चित्रकारों को पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो हम जो आपको चैप्टर वाइज क्लासेस दे रहे हैं, उसी में क्रम में आज हम शुंग काल की मूर्ति कला, कौन से स्तूप उनके समय में बने, कौन सी मूर्तियां हैं, कौन सी गुफाएं हैं, कहाँ कहाँ से हमको वहां की मूर्तियां प्राप्त हुई, उनके विषय में देखेंगे। और रही बात चित्रकला की, तो चित्रकला की वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट हुआ, टीजीटी, पीजीटी या डीएसएसबी, खास करके डीएसएसबी वालों में हमारा स्थापत्य कला और मूर्ति कला का बहुत सारा जो है चैप्टर पूछा जाता है या बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी कुछ खास, जो कि आपके लिए होगा बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सीधी बात, नो बकवास। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको पॉइंट वाइज सारी चीजें बताती हूँ, थ्योरिकल लेकिन पॉइंट वाइज, कुछ भी इधर उधर भटकने का नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे शुंग काल, जिसका समय 184 बीसी से, यहाँ पर क्या होगा, 84 बीसी। ठीक है शुरुआत में ही कहता है कि गड़बड़ हो गई। 84 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा है, और ये कहाँ, उत्तर भारत में प्रचलित रहा है। क्या हम बात कर रहे हैं शुंग काल की। शुंग काल मौर्य काल के अंत होते ही, मौर्य काल के समापन के साथ शुंग काल का आरंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और याद रखना, कहीं कहीं 185 ईस्वी पूर्व भी मिलता है, 185 से 73 तक। तो दोनों मिलते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप 75 पर जाएंगे, 184 से 75 तक जाएंगे। ठीक है, 185 पे नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने बता दिया, अगर मान लो ऑप्शन में 84 नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, तो आप 85 पर जाएंगे। ठीक है, दोनों मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए। देखिए, मैंने जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनकी किताबें पढ़ी, या हम कहें स्पेशलिस्ट लोगों की किताबों को मैंने पढ़ा है, तो उनके अनुसार जो हमको जानकारी मिली है वो मैं आपको बताते चल रही हूँ। ठीक है, इस शुंग वंश की स्थापना किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और शुंग काल प्रसिद्ध किस लिए रहा है, तो कला एवं स्थापत्य के लिए शुंग काल प्रसिद्ध रहा है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, वास्तुकला, लेकिन हम कला पढ़ रहे हैं मेनली। तो हम किसके लिए विशेष मानते हैं, कला और स्थापत्य के लिए यह विशेष रहा या प्रसिद्ध रहा है। इसके बाद क्वेश्चन जो बनेगा कि शुंग काल की कला का विषय क्या रहा, लौकिक रहा। कहीं ना कहीं लोक कला की भावना यहाँ पर आ गई थी शुंग काल में। क्यों आ गई थी, क्योंकि यहाँ लोग, जनसाधारण लोगों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया था। तो जब भरहुत का स्तूप में आप कला कला देखेंगे, जो हमारा चित्रांकन हुआ है उसमें देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ लौकिक भावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो गई थी। तो शुंग काल कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध रहा, और इसकी कला का विषय क्या रहा है, लौकिक विषय रहा है। ठीक है, लोक कलाओं का, या हम कहें इसी लोक का, साधारण हमारे जो जनजीवन के चित्र हैं, इनको भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो स्तूपों पे उत्कीर्णन हुआ है, कहीं ना कहीं इन चीजों को भी दर्शाया गया है। अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन आएगा कि अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को किसने नष्ट कर दिया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया था। क्यों नष्ट कर दिया था भाई, पुष्यमित्र शुंग था मौर्य वंश के अंतिम शासक का हत्यारा, है ना। मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने आपके शुंग वंश की स्थापना की। जब इसने शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है, तो उसने क्या किया, इनके 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। आप कहेंगे मैंने जब 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया तो सांची का स्तूप कैसे था, जो कि मौर्य काल का है। तो उस पर ऐसा नहीं है कि सारों को नष्ट किया, यहाँ एक उदाहरण के लिए यह मिलता है, फिर उन पर
पुनर्निर्माण जो कराया गया वो भी शुंग शासकों के द्वारा कराया गया। ऐसा उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने उन स्तूपों को नष्ट करने का प्रयास किया या नष्ट किया। ठीक है, बौद्धों का हत्यारा किसे कहा जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह शुंग वंश जो था ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, और यही कारण है कि उसने स्तूपों को और स्तूपों के जो तोरण द्वार या बल्लियां देखेंगे वहां पर भी आपको महालक्ष्मी और इन सबके चित्र मिलेंगे या मूर्तियां मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे ये, और इसी कारण इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत महत्व नहीं दिया, तो इन्हें बौद्धों का हत्यारा भी कहा जाता है। शुंग काल में बाढ़ बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण शुंग काल के बाद या शुंग काल में बौद्ध, जैन, यहाँ बाढ़ नहीं होगा, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों धर्मों से संबंधित कलाकृतियों की रचना हुई है। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म बिल्कुल खत्म हो गया, बौद्ध धर्म की भी, जैन धर्म की भी और ब्राह्मण धर्म, तीनों धर्मों की कलाकृतियों की रचना हमें देखने मिलती है। तो इसका एक अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं उदयगिरि, खंडगिर, जहां पर हमें जैन धर्म की मूर्तियां मिली हैं, जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली हैं। हम देखेंगे भरूच का स्तूप, जहां पर हमें बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली हैं, है ना। कहीं कहीं पर इन्हीं सबके बीच में हमें क्या देखने को मिला है? ब्राह्मण धर्म से भी संबंधित चीजें मिली हैं। तो ये हमारी सांची और भरहुत के स्तूप की जब हम विवेचना करें तो हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं कि एक ही धर्म, सारे धर्मों का यहाँ पर कार्य हुआ है। शुंग वंश के शासक ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। क्वेश्चन आ जाए शुंग वंश के शासक किसे मानने वाले थे? शुंग वंश के शासक किसे मानने वाले थे? ब्राह्मण धर्म को मानते थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके सेनापति सोनीपत, भाई हमारा टाइपिंग में भी ना सेनापति, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। क्या हुआ था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। उस समय बहुत ही हम कह सकते हैं असंतोष व्याप्त हो गया जनता में, और इसका फायदा उठाया पुष्यमित्र शुंग ने, और उन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी। अच्छा, एक चीज आप अगर इसके विषय में पूरी डिटेल में इनके वंश की, इनके इतिहास की जानकारी आपको लेनी है, तो मैंने कला वाले क्षेत्र में सारे वंश की जो जानकारी है, संपूर्ण जानकारी दे रखी है, वहां आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि हमें मूर्तिकला और वास्तुकला पे ज्यादा ध्यान देना है। इतना जान लीजिए कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। और हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, चलो शुंगकालीन मूर्तियों की हम बात करें कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो सांची स्तूप की प्रदक्षिणा की दोहरी वेदिका, जो दोहरी वेदिका थी, और उसके चारों दिशाओं के तोरण द्वार शुंग शासकों द्वारा बनवाए गए थे, जहां पर हमें शुंगकालीन मूर्तिकला के उदाहरण मिलते हैं। शुंग काल जो सांची का स्तूप है, उस पर मैंने आपको बोला है कि एक विधिवत वीडियो बनाऊंगी, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी, क्योंकि सांची के स्तूप में कितने द्वार, कितने तोरण, कितनी वेदिकाएं, किस वेदिका में कहाँ पर कितना चित्र, कितनी ऊंचाई, हालांकि पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया है मौर्य काल वाले में, लेकिन विस्तृत वीडियो सांची के स्तूप पे अलग से मैं बना दूंगी, तो उसकी चिंता मत करिए। अगर ये मैं लेके बैठती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, फिर आप लोगों को दिक्कत होती। इतना जान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आए कि सांची के स्तूप के प्रदक्षिणा पद और तोरण द्वार किसने बनवाए हैं, तो शुंग शासकों ने बनवाए हैं। और किसके? पत्थर के, क्योंकि सांची का स्तूप जो था ये था ईंटों का बना हुआ, है ना। यहाँ पत्थर के प्रदक्षिणा पद और तोरण द्वार और वेदिका किसने बनवाई? तो हमारे शुंग शासकों ने सांची के तोरण द्वार, वेदिका और प्रदक्षिणा पद का निर्माण कराया। कहीं थोड़ा थोड़ा जो तोरण द्वार है उनका सातवाहन राजाओं ने भी निर्माण करवाया, याद रखना। ठीक है, शुंग और सातवाहन दोनों ने हमारी सांची के स्तूप की प्रदक्षिणा पद की सॉरी तोरण द्वार का निर्माण करवाया। प्रदक्षिणा पद किसने करवाया था? शुंग शासकों ने। प्रदक्षिणा पद किसी का नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि सांची का स्तूप किसके शासन काल में बना है, तो आप बेझिझक
बेरोक टोक अशोक लगाएंगे, मौर्य काल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसका भाई नींव तो मौर्य काल में ही रखी गई थी। तो सांची के स्तूप की जो टाइमिंग होगी मौर्य काल होगी। अगर ये पूछता है स्पेशली कि प्रदक्षिणा पद किसने बनवाया या परिक्रमा मार्ग किसने बनवाया, प्रदक्षिणा पद को या प्रदक्षिणा पद को कहते हैं परिक्रमा मार्ग, ठीक है। तो उसे किसने करवाया था? तो आपको बताना है शुंग काल के शासकों ने, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं भरहुत के स्तूप की ओर। भारहुत का स्तूप, भारहुत का स्तूप सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश की नागौद रियासत में सतना नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की नागौद रियासत में सतना नामक स्थान पर भारहुत का स्तूप स्थित है। किस काल का है? याद रखो, हमारे शुंग वंश का है या शुंग काल का भारहुत का स्तूप है। याद रखना, यह किसका बना हुआ है? ईंटों का बना हुआ है, ठीक है। इसके भी स्तंभ और तोरण द्वार जो थे लाल बलुआ पत्थर के बने हुए थे, आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि भारहुत का स्तूप जो है इंपॉर्टेंट है और शुंग काल का स्तूप है, ठीक है। यह एक चीज और याद रखना, सतना में भी लंगखा स्टेशन, अगर बहुत डीप जाएगा खास करके डीएसएसबी वालों, आप ध्यान रखना लंगखा स्टेशन के निकट है, ठीक है। भारहुत का स्तूप मध्य प्रदेश की नागौद रियासत में सतना नामक स्थान पर लांगखा या लंगखा स्टेशन के निकट है। ये डीएसएसबी वालों के लिए है, टीजीटी पीजीटी में इतना डीपली नहीं पूछते हैं, तो वो लोग टेंशन मत लें, ठीक है। लेकिन फिर भी याद रखने में क्या ही जाता है। किसका बना हुआ है? ईंटों का बना हुआ है, और इसके तोरण द्वार और वेदिका इसकी किसकी बनी हुई थी? यह लाल बलुए पत्थर की भी बनी हुई थी। अंदर स्तूप का अंदर का जो भाग था वो किसका बना हुआ था? वो हमारा ईंटों का बना हुआ था। तो याद रखना, यह स्तूप पूर्णतः नष्ट हो गया। जब इसको खोजा गया तो यह स्तूप टूटा फूटा था, इसकी ईंटें लोग उठा ले गए थे अपने मकान बनवाने के लिए। ऐसा मैं नहीं, हमारी डॉक्टर रीता प्रताप जी कहती हैं, लोगों ने इस स्तूप की ईंटें अपने मकानों में लगाने के लिए उठा ली थी। बड़े ही छिन्न भिन्न अवस्था में यह स्तूप प्राप्त हुआ था। चलिए, बचा वही था जो ले नहीं जा पाए थे, है ना, या जो काम करनी था उनके। तो ये भारहुत के स्तूप की संरचना कुछ इस प्रकार थी। आप देखेंगे ये वेदिका जो है ये ईंटों का बना हुआ है, वेदिका इसकी लाल बलुआ पत्थर की, ये स्तंभ जो है मेनली ये स्तंभ ये लाल बलुआ पत्थर के थे, ठीक है। क्या मुख्यतः ये जो स्तंभ थे, तोरण द्वार इन्हें कहते थे। क्या कहते थे? तोरण द्वार। तो इसमें ये स्तंभ है, ये इसकी बड़ेरियां हैं। बड़ेरियां मतलब जानते हो, थोड़ी चापाकार बड़ेरियां हैं, और ये तीन तीन बल्लियां हैं। बल्लियां और बड़ेरियों में अंतर है, बल्लियां जो है वो खड़ी हुई हैं और बड़ेरियां पड़ी हुई हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हालांकि इतना इसमें नहीं, मैंने समझा दिया, ये भारत का स्तूप है, ठीक है। और स्तूप की संरचना मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, तो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि इसमें टाइम फिर ज्यादा लग जाएगा। स्तूप पर, भारत के स्तूप पर भी कुछ बौनों का निर्माण हुआ था, बौनों का अंकन हुआ था। इसमें हास्यास्पद घटनाओं का भी अंकन है, तो याद रखना बौनों का भी अंकन हुआ है। ये देखना, एक पालकी या बक्सा जैसा उठाए हुए दो बौने हैं जिनके तोंद आगे निकले हुए हैं। और दूसरी बात, भारत में मूर्तियां जो हैं बहुत हाई रिलीफ में या बहुत ज्यादा उभरी हुई नहीं बनी है, क्योंकि शुंग काल की जो विशेषता थी वो थी चपटेपन की मूर्तियां। तो कहीं ना कहीं चपटापन लिए हुए मूर्तियों का निर्माण हुआ है, याद रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत के स्तूप की खोज की। 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। आप कहोगे मैडम 76 भी तो लिख रखा है। 76 इसलिए लिख रखा है क्योंकि हम पढ़ रहे थे मीनाक्षी कासलीवाल जी को, उन्होंने अपनी किताब में 76 तिथि उल्लिखित की है। तो आप याद रखिएगा, लेकिन याद मुख्यतः किसे याद रखेंगे? 73। रीता प्रताप जी 73 कहती हैं, कासलीवाल जी 76 कहती हैं। अब डाउट है कि कौन होगा, तो अगर दोनों में से कोई चुनना है तो आप 73 चुनेंगे। पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? 73 होगी, ठीक है। और अगर 73 नहीं है तो आप 76 को चुनेंगे, ठीक है। दोनों होने पर आप 73 को चुनेंगे, सही आपका 73 माना जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताइएगा। बाकी आपको ध्यान रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी
खोज की थी। कब की थी? 1873 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसके जो हमारे अवशेष हैं, हमारे नहीं, भारहूत के स्तूप के अवशेष, ये जो स्तूप स्तूप के अवशेष हैं वो कहाँ कहाँ संग्रहित हैं ये भी आप जान लो। ठीक है, सबसे पहला भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जहां आए, सबसे ज्यादा और सबसे मुख्य मेन जो भी है वो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, याद रखना। इसके अलावा कहाँ कहाँ है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है, भारत कला भवन वाराणसी में है, राम भवन संग्रहालय सतना में है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में भी इसके जो अवशेष हैं वो रखे हुए हैं। अवशेष कहें या इससे जो कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उन सब की मैं बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले भारतीय संग्रहालय कोलकाता, मान लो सब पढ़े हैं और आपको चुनना है तो आप भारतीय संग्रहालय कोलकाता चुनेंगे। ठीक है, और अगर कह रहा है कि इनमें से किसमें नहीं है तो आप इनमें से देख लीजिए कि कौन सा है जिसमें नहीं है ना, तो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह स्तूप चुनार बलुआ पत्थर से बना है, इसके पुराने अवशेष ईंट के भी मिलते हैं। मैंने आपको बताया पुराने अवशेष जो है ईंट के मिलते हैं, और लाल बलुआ चुनार बलुआ पत्थर से यह बना हुआ है। ठीक है, अब कहोगे मैडम कैसे चुनेंगे, क्या आया? तो स्तूप को पहले तो आप ईंटों से ही लगाएंगे, अगर तोरण द्वार या बडेरियों की या इनकी बात हो रही तब आप चुनार के बलुआ पत्थर से लगाएंगे। ठीक है, स्तूप के नीचे का व्यास, नीचे का व्यास मतलब ये नीचे का व्यास जो है 68 फीट है। भाई स्तूप ऐसे होता है ना, अभी आपने देखा, तो ये जो व्यास है ये कितना है? प्रदक्षिणा पद से इसके व्यास का अनुमान लगा सकते हैं, 68 फीट है। चारों ओर लगी बाड़ की ऊंचाई 7 फुट 1 इंच है। बाड़ ये, ठीक है, इसकी जो बाड़ है, ये चारों ओर जो बाड़ लगी है इसकी ऊंचाई 7 फुट 1 इंच है, 7 फुट 1 इंच। ठीक है, याद रखिएगा। भीतर की समाधि स्तूप 12 इंच लंबी तथा 3.5 इंच मोटी ईंटों का बना है। अब समझ में आया? जो समाधि स्तूप है, मेन स्तूप, ये वाला, ये इसके भीतर या ये 12 इंच लंबी तथा 3.1 इंच मोटी ईंटों का बना हुआ है। चारों दिशाओं के तोरण द्वार 20 फुट ऊंचे थे। अब कहां से क्वेश्चन लाएंगे? ये हमने पूरा डिटेल निकाल दिया भाई। बहुत ज्यादा व्यास पूछोगे, व्यास नहीं पूछोगे तो बाढ़ की ऊंचाई पूछ लोगे, बाढ़ की ऊंचाई नहीं पूछोगे तो समाधि स्तूप की ईंटों की चौड़ाई मोटाई पूछ लोगे, इस वो नहीं पूछोगे तो तोरण द्वार की ऊंचाई पूछ लोगे। जो भी है हमारे पास सब है, हर चीज का आंसर है। क्वेश्चन कैसे आ रहा, कहाँ से आ रहा, ये आपको ध्यान देना है। और पूछ क्या रहा है, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता तो आप क्वेश्चन कम से कम 3 बार पढ़िए। और आ भी गया है, मैं बार बार यही कहती हूँ, अगर कोई प्रश्न आपने एक बार में पढ़ा और आपको समझ में आ गया कि भाई यही क्वेश्चन है और सही क्वेश्चन है, फिर भी आप उसे दोबारा पढ़िए, फिर एक बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। मैडम बहुत टाइम चला जाएगा, नहीं जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है और आपने दोबारा पढ़ा तो वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर जरा सा भी डाउट हुआ दोबारा पढ़ने में, तिबारा पढ़ने में, सब तीसरी बार में सब क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, मेरा हो गया सिलेक्शन, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन ऐसा गलत किया था, वो हालांकि भ्रामक क्वेश्चन था, लेकिन एक हमारा दिमाग एक अपना एक मेमोरी वो बना के चलता, अच्छा ये प्रश्न ऐसे आता है या ये प्रश्न ऐसे बना हुआ है, तो हम वही पढ़ना चाहते हैं जो हम याद किए हैं। वो नहीं पढ़ पाते कई बार जो हमने, जो वो नया देखे हैं, दिए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। आपको करना क्या है, 3 बार क्वेश्चन कम से कम पढ़ना है, फिर उसके आंसर पर जाना है। बहुत टाइम नहीं लगेगा, अगर आपको आ रहा है तो उसको सॉल्व करने में आपको 1 मिनट से भी कम लगेगा। क्वेश्चन वही आपको कंफ्यूज करेगा, या तो वो कंफ्यूजन वाला है या आपको नहीं आ रहा है। आपको एक दिन में आपको पेपर हल करने का भी तरीका बताऊंगी कि आप कैसे हल करो तो बहुत आसानी से और आपके आते हुए क्वेश्चन ना छूटे। फिलहाल तो हम चलते हैं भारहूत के स्तूप में, नहीं तो टाइम बहुत हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और आप कहोगे मैडम भी पकाने लगी। चलो, हम पकाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, आपको मास्टर बनाएंगे और अपनी तरह फिर बिजी कर देंगे। जनरल कनिंघम के भारहूत के शिल्प के वर्णन के अनुसार, जनरल कनिंघम ने भारहूत के शिल्पों का वर्णन किया कि क्या क्या यहाँ पर अंकित है, उस हिसाब से
उन्होंने बताया कि लगभग यहाँ पर 40 जातकों के दृश्य हैं, 6 बुद्ध से संबंधित ऐतिहासिक दृश्य हैं, यक्ष यक्षिणियों, देवताओं, नागराज की मूर्तियां यहाँ पर हैं, विभिन्न प्रकार के पशु तथा वृक्षों की मूर्तियां हैं, और यहाँ की जो बेलें हैं वो गोमूत्रिका बेलें हैं। ऐसे देखो, मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि जब भी गाय, गोमूत्र का मतलब गाय के मूत्र की तरह, गाय जब चलते हुए या वैसे करती है टॉयलेट वगैरह, तो उसका ऐसे यहाँ आप देखो इस तरीके से लहरदार बेलों का अंकन हुआ है, इतना समझ लो बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विभिन्न यहाँ इसे वानस्पतिक शैली कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। शुंग काल की शैली कैसी थी? वानस्पतिक शैली थी। चाहे हमारे भरहुत के स्तूप की बात आए तो भी वानस्पतिक शैली थी, याद रखिएगा। स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार पर प्राप्त लेख से पता चलता है कि यह शुंग काल में निर्मित हुआ है, यह लेख इसका प्रमाण है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि क्या प्रमाण है कि भारहूत का स्तूप शुंग काल का है, या भारहूत के स्तूप के शुंगकालीन होने के प्रमाण कौन से हैं, या कहां से भारहूत के स्तूप के शुंगकालीन होने का प्रमाण या लेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो किस पूर्वी तोरण द्वार से प्राप्त हुआ है, याद रखना। ठीक है, स्तूप के इस स्तंभ पर मिली मूर्तियों चित्रों में गजलक्ष्मी, सुभद्रा, सुदर्शना, मित्रकेशी और अलंबुसा आदि मूर्तियां हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, गजलक्ष्मी की मूर्ति अलग है। ठीक है, गजलक्ष्मी की मूर्ति अलग है। सुभद्रा, सुदर्शना, मित्रकेशी और अलंबुसा ये इंद्र सभा की अप्सराएं मानी गई हैं, उनका अंकन हुआ है। इंद्र सभा की अप्सराओं का, चारों अप्सराओं का अंकन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, और यहाँ कुछ हास्यास्पद दृश्य भी बने हैं, जैसे मैंने आपको बौनों के दृश्य दिखाए थे। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा यहाँ पर अगर आपने वीडियो देखी। अभी जाना मत यहाँ से, अभी आगे हमारी गुफाएं बाकी हैं। यहाँ अर्धचित्र में, अर्धचित्र मैंने जो आपको बौनों के चित्र दिखाए थे, मतलब पूरे तरीके से ना वो मूर्ति है और ना वो चित्र है, उत्कीर्ण है लेकिन लो रिलीफ में। हल्के रिलीफ में जो चित्र उत्कीर्ण है उन्हें अर्धचित्र का नाम दे दिया, जिसमें माया देवी का स्वप्न, जेवतन दान, बोधि वृक्ष की पूजा का दृश्य, बुद्धिमान मृग रूरू की कथा। जेवतन दान में आपको बता दूं कि एक स्त्री से महात्मा बुद्ध को दान करने के लिए जमीन ली थी, और उसने, जिस व्यक्ति ने जमीन ली थी, वो जमीन को कहते मेरे पैसों के बराबर, इतने पैसे जितने में मैं लेट जाऊं, जो मैं जितने में ढक जाऊं, वो स्त्री से उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा। तो वही सिक्कों से बैलगाड़ियां खाली करती और उसके ऊपर डाली और नीचे बिछाई जाती दिखाई जा रही हैं। अगला यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है, यहाँ यक्ष और यक्ष लिख गया है। ठीक है, यक्षी या यक्षिणी मूर्ति भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ की है? भारहूत के स्तंभों पर बनी हुई यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है। इसके बाद आती है उदयगिरी खंडगिरी के चैत्यग्रह की बात। 19 या 16 गुफाएं हैं। कुल अगर हम बात करें तो 100 से अधिक गुफाएं मानी गई हैं, ऐसा हमारी कसलीवाल की पुस्तक में है। यह हमारे एक दो जगह पे और मिलता है कि उदयगिरी खंडगिरी के चैत्यग्रह पूजा के लिए बनाए जाते थे, है ना। हमारे अजंता में हमें दोनों प्रकार की गुफाएं मिलती हैं, चैत्य और बिहार। तो चलो बताओ, बिहार गुफाएं किस लिए बनाई जाती थी, किस काम आती थी, और चैत्य गुफाएं आप लोगों ने बता ही दिया था। चैत्य गुफाएं पूजा के ग्रह के रूप में प्रयोग होती थी, तो आप बता दो भाई बिहार गुफाएं किस लिए प्रयोग होती थी, है ना। चलो, अगर कोई बिहार से है तो जरूर बताइएगा। हाँ, बाकी तो हमारे यहाँ के भी सब बता ही रहे हैं, और हमारा तो पूरा देश है ना, हम आप सबके हैं। इनका निर्माण चेदी वंश के शासक खारवेल ने करवाया था, और ऐसा यहाँ एक गुफा में प्राप्त अभिलेख के अनुसार प्रमाणित हुआ। ठीक है, जिसमें 19 से 16 गुफाएं हमें महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है, 19 या 16। अब इन दोनों में आ जाए कि मैम किसे चुने भाई, तो जी 16 को चुनेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन कहीं नहीं रहना चाहिए।
100 से अधिक गुफाएं, जिसमें 19 या 16 गुफाएं हमें ज्यादा महत्वपूर्ण है या हम कहें अच्छी स्थिति में है, तो इनमें 16 गुफाओं को हम महत्व देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थिति क्या है, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है ये गुफाएं। कौन सी, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं। अच्छा, उदयगिरी की गुफाएं, यहीं पर आपसे पूछ लेती हूँ, उदयगिरी, खाली उदयगिरी की गुफाएं आ जाएं तो आप क्या बताएंगे, देखते हैं कितना है आपको ज्ञान। अगर नहीं है तो मैं आपको आगे ये पढ़ाऊंगी, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ अभी, कि उदयगिरी की गुफाएं किसके शासनकाल में बनी, कहाँ स्थित हैं और किस धर्म से संबंधित हैं। चलो, इतना क्वेश्चन आपके लिए। अगर उदयगिरी खंडगिरी एक साथ आता है तो आप इन गुफाओं को भुवनेश्वर उड़ीसा ही लगाएंगे। इन गुफाओं में बने जो चित्र हैं, क्योंकि गुफाओं का तो कोई धर्म नहीं है, घर का कोई धर्म होता है, घर का कोई धर्म नहीं है, उसमें जो व्यक्ति रहने आया उसमें अपने धर्म का बना लिया, उसमें चित्रण करके, उसमें मूर्तियां स्थापित करके, या उसने अपनी फोटोज लगा के, है ना। तो ऐसे ही ये गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। याद रखना, यहाँ जैन धर्म की बहुतेरी मूर्तियां मिली हैं, मतलब बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। तो उदयगिरी खंडगिरी जैन धर्म से संबंधित है। पहाड़ी उदयगिरी खंडगिरी के नाम से है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में इनके भी नाम हैं, आगे मैं बताने वाली हूँ आपको। तो अब भाई जाना मत, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो दूं, पर क्या करूं, मन का लोभ नहीं जाता ना। मैं सोचती हूँ ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, इसी में लेट हो जाता है थोड़ा सा। शुंग काल, काल क्या रहा है, शुंग काल रहा है उदयगिरी और खंडगिरी के चैत्य ग्रहों का। तो याद हो गया, 16 या 19 गुफाएं, जिसमें 16 मेन। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बनवाया है, इनका निर्माण कराया है। तो शुंग काल में यहाँ इनके उत्कीर्णन हुए हैं, याद रखना। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, जैन धर्म से संबंधित है। खंडगिरी उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है, शुंग काल में निर्मित है। याद रहेगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। आपको बताऊं कि 16 महाजनपदों में जो हमारा आता था, तो उसमें एक जनपद चेदी आता था। काशी, कौशलपुर, कंबोज, अंग, अवंती, अस्मक, पांचाल, मल्ल, मत्स्य, बज्जीवत्स, सूरसेन और चेदी, ये 16 महाजनपद थे, है ना। तो उनमें 16 महाजनपदों का भी उदय इसी समय हुआ था, वो अलग की बात है, मैंने आपको नाम बता दिए, याद कर लेना। उदयगिरी की गुफाएं सबसे ज्यादा अलंकृत हैं, दोनों में हम बात करें। अगर खंडगिरी उदयगिरी की गुफा, दोनों चोटियों, दोनों पहाड़ियों की बात करें, तो उदयगिरी की गुफाएं सबसे ज्यादा अलंकृत हैं। खंडगिरी की अनंत गुफा भी अलंकृत है। खंडगिरी में जो अनंत गुफा है वह अलंकृत है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास बन गया, अनंत गुफा कहाँ है, खंडगिरी में है। खंडगिरी की कौन सी गुफा अलंकृत है या सबसे ज्यादा अलंकृत है, तो अनंत गुफा है। ठीक है, याद रखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाथी गुफा, इस गुफा में अभिलेख मिला है। इस गुफा अभिलेख में खारवेल के जन्म से लेकर राज्याभिषेक के 13वें वर्ष तक का अंकन है, जिससे पता चलता है कि इसका निर्माण खारवेल शासक ने करवाया था, खारवेल ने करवाया था। इसे हाथी गुफा अभिलेख भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अगर हाथी गुफा अभिलेख पूछ लिया जाए तो भी याद रखो कहाँ से मिला है, उदयगिरी खंडगिरी, जिसमें हाथी गुफा जो है सबसे प्राचीन गुफा है। सबसे पुरानी गुफा कौन सी है, हाथी गुफा है। भाई एक चीज याद रखो, हाथी की आयु सबसे ज्यादा होती है हम लोगों में, है ना, हम लोगों की अपेक्षा। तो हाथी गुफा जो है सबसे प्राचीन गुफा है। यह एक अभिलेख मंदिर था। इसकी खोज 1825 ईस्वी में बिशप स्टर्निंग ने की थी। किसने की थी, बिशप स्टर्निंग ने की थी। याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन। चलो बढ़े आगे। रानी नूर की गुफा, अरे नूर ही नूर झलक रहा है, तो सीधी सी बात है, सबसे सुंदर गुफा कौन सी है, रानी नूर की गुफा है। सबसे महत्वपूर्ण गुफा कौन सी है, रानी नूर की गुफा है। सर्वश्रेष्ठ गुफा कौन सी है, रानी नूर की गुफा है। और रानियां एक मंजिले मकान में रहे तो उनकी तौहीन होती है, 2 मंजिली गुफा है ये।
इसके प्रवेश द्वार के साथ मूर्तियों को एक लंबे फलक पर उकेरा गया है। भाई रानी महल में आएगी तो द्वारपाल तो होने चाहिए ना, द्वारपाल नहीं होंगे तो रानी की रक्षा कौन करेगा? तो गेट पर 2 द्वारपाल हैं एक तरीके से, ठीक है। द्वारपाल नहीं, हम कह सकते हैं एक लंबे फलक पर बहुत सारी मूर्तियों को उत्कीर्ण किया गया है। मैंने इसलिए ये कहानी सुना दी कि अब याद आएगा कि जब उदयगिरि की गुफाओं में सर्वश्रेष्ठ गुफा कौन है, तो भाई सर्वश्रेष्ठ तो रानी ही मानेगी अपने आप को। और रानी एक मंजिल मकान में नहीं रहती, कितने में रहती? 2 मंजिल में रहती है। और इसकी रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर 2 लंबे फलक उकेरे गए हैं। तो लंबे फलकों को याद रखो, बाकी और कुछ याद रखना नहीं रखना चलेगा, लेकिन इसे भूलना नहीं चलेगा, क्योंकि रानी नूर की गुफा सबसे महत्वपूर्ण गुफा है जो कि उदयगिरि में है। आगे बढ़ते हैं। खंडगिरि की अनंत गुफा भी अलंकृत है, मैंने दोहरा दिया। चलो आगे, यहीं पर उदयगिरि खंडगिरि में एक मंचपुरी गुफा भी मिली है। अब अगर नाम आ जाए इसके विषय में बहुत ज्यादा नहीं, ये अलंकृत है, ये भी मंचपुरी गुफा भी अलंकृत है। यहाँ पर भी कुछ मूर्तियां मिली हैं, लेकिन अगर खाली नाम भी पूछा जाए तो मंचपुरी गुफा आपको याद रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में गणेश गुफा, जय विजय गुफा, अलकापुरी गुफा भी प्राप्त हुई हैं, जिन्हें शुंग काल का माना जाता है। याद रखिएगा, देखिए नाम एक बार सुने रहेंगे तो कोनो कंफ्यूजन नहीं होगा ना, कि अगर मानो पूछ लिया, ये डीएसएसबी वाले स्थापत्य बहुत पूछते हैं कि गणेश गुफा किस काल की है, अब आपको जो है गणेश गुफा भी थी या जय विजय गुफा भी थी, तो कोई टेंशन नहीं है, शुंग काल की है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु आता है गरुड़ स्तंभ। यह वेसनगर विदिशा में है, और विदिशा कहाँ? मध्य प्रदेश में पड़ता है। एमपी वाले, तो वेसनगर में पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है गरुड़ स्तंभ। याद रखना, गरुड़ स्तंभ की खोज 1877 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने की थी। यह स्तंभ हिंदू धर्म का प्रथम पाषाण स्तंभ है, इसीलिए यह गरुड़ स्तंभ महत्वपूर्ण हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? हिंदू धर्म का प्रथम पाषाण स्तंभ कौन सा था? अभी हम मौर्य काल में बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्तंभ पढ़ के आए, है ना, लौर्यानंद का, संकिसा का, रुक्मिणदेही, है ना, बहुत सारे पढ़ के आए, सारनाथ का स्तंभ। तो अब यहाँ हमको जो मिला हिंदू धर्म का प्रथम पाषाण स्तंभ, क्योंकि वो सारे जो थे बौद्ध धर्म के थे, है ना, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्तंभों का निर्माण हुआ था। यहाँ एक मिलता है, कौन सा? गरुड़ स्तंभ। गरुड़ नाम से ही आपको प्रतीत होता है, गरुड़ विष्णु जी का वाहन है, वाहन भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, गरुड़ जो है विष्णु जी का वाहन है। तो गरुड़ स्तंभ जो है वेसनगर विदिशा में मिला है, जिसके शीर्ष पर गरुड़ है, और इसकी खोज 1877 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने की थी, और यह हिंदू धर्म का प्रथम पाषाण स्तंभ है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है? गरुड़ स्तंभ किस लिए प्रसिद्ध है? गरुड़ स्तंभ की खोज किसने की थी? या जनरल कनिंघम ने हिंदू धर्म के किस प्रथम पाषाण स्तंभ की खोज की थी? चलो बताओ, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी स्पीड बहुत तेज करती हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाती हूँ। अगला एक और याद रखना, वेसनगर का लेख। यह एक यवन राजदूत होलियोडोरस का है। अवन नहीं यवन, यवन राजदूत होलियोडोरस का यह एक लेख है, और यह गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा हुआ है। गरुड़ स्तंभ हमारा जो भी है, ठीक है, गरुड़ स्तंभ, ये गरुड़ देवता बन गए, माफ करना, इतने बुरे तो नहीं है। और उसके ऊपर एक लेख उत्कीर्ण है, ठीक है गरुड़ स्तंभ से ही संबंधित है ना, तो उसके ऊपर एक लेख उत्कीर्ण है, जिसका जो किसका है? होलियोडोरस का है, ठीक है, तो याद रखना। अब हम शुंग काल के कुछ और मूर्ति शिल्प देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है या आपसे पूछ लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण की श्रेणी में रख सकते हैं इन्हें, और नहीं रखो तो भी आपको याद करने की श्रेणी में तो इन्हें रखना ही पड़ेगा, ठीक है। एक पकाई मिट्टी का टिकरा, टिकरा कहते हैं सिक्के की तरह गोल मुहर टाइप का, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? टिकरा। कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है, टुकड़ा कह सकते हैं, गोल टुकड़ा। भारत कला भवन काशी वाराणसी में यह संरक्षित है, ठीक है, कहाँ संरक्षित है? वाराणसी में। यक्षी चंद्रा, चूला पोका, सुदर्शना, महापोका देवता, ये भरहुत में चित्रित है। क्वेश्चन आ सकता है ये कहाँ चित्रित, इनका अंकन कहाँ हुआ है? तो भारहुत में हुआ है, ठीक है। उदयगिरि की एक शिला पर एक जंगल के दृश्य में
नीचे कुछ हाथी कमल के तालाब में क्रीड़ा करते हुए चित्रित है। आपको गज और ग्राह, हाथी और मगरमच्छ वाली कहानी पता होगी, उसी का अंकन है एक तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मथुरा के क्षैतिज स्तंभ पर उत्कीर्ण एक जातक कथा में एक दाढ़ी व मूछ, सिर पर बालों के जटाजूट वाली मनुष्याकृति अंकित है, जो मथुरा के म्यूजियम में संरक्षित है। मनुष्याकृति है, या ये हम कह सकते हैं एक सम्राट को अंकित किया गया है, जिसका हाथ लोगों को कुछ संदेश देने के लिए या लोगों को आश्वासन देने के लिए ऊपर उठा हुआ है। ये कहाँ है? हमारे मथुरा संग्रहालय में है, और मथुरा के क्षैतिज स्तंभ पर उत्कीर्ण है, याद रखिएगा। अगला एक थोड़ा अलग है, शीशे में निहारती हुई नव युवती, 150वीं सदी का है, मथुरा संग्रहालय में संरक्षित है, शुंग काल का है। सिर पर बहुत भारी मुकुट पहने चक्रवर्ती पुरुष, एक मिनट, मैंने यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ किया है। दाढ़ी मूछ वाला जो ये सिर पे बाल वाला व्यक्ति है, जटाजूट वाला, ये व्यक्ति पक्षियों को अन्न देते हुए बनाए गए हैं, और ये जो सिर पर बहुत भारी मुकुट पहने चक्रवर्ती पुरुष हैं, ये लोगों को हाथ उठाकर आश्वासन देते हुए बनाए गए हैं। गलती को मैं सुधार करती हूँ, अनकट डालती हूँ, तो ये गलती भी आपको पता ही चल जाएगी, कोई बात नहीं, है ना। अगला है चौपटे, चपटे डबल की आकृतियां शुंग काल की विशेषता रही हैं। यहाँ मैंने ये चित्र लगाया, आप देखोगे बहुत ज्यादा रिलीफ, बहुत ज्यादा ऊंचा, जैसे हमने मौर्य काल की थोड़ी सी वो देखी, या आगे हम चलेंगे जब हमारे खजुराहो की मूर्तियां देखने या एलोरा की मूर्तियां देखने, एलोरा में जब हम त्रिमूर्ति देखते हैं तो वहां की मूर्तियां काफी हाई रिलीफ, और ऐसे लगता है कि बस दीवालों के बाहर आनी आनी बाकी हैं, या दीवालों से लगी हुई हैं तो पूरी उभरी हुई हैं, लेकिन इनकी मूर्तियां चपटी हुई थी, और ये शुंग काल की विशेषता है। आपको मान लो कहीं पे ये चित्र दिखा दिया जाए तो आप देखना चपटी हुई सी हैं, बहुत ज्यादा उभार या बहुत ज्यादा वैसा नहीं, आंखें भी देखें आप, ये मूर्तियां दीवार में छपी हुई सी लगती हैं, इसीलिए इनको अर्धचित्र भी कुछ लोगों ने कह दिया है। ठीक है, तो ये थी हमारी शुंग काल की कला। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब जी आपसे क्वेश्चन मैं पूछ के जाती हूँ, हमारा जो सांची का स्तूप है, इसके तोरण द्वार किसने बनवाए? अगला है सांची के स्तूप की खोज किसने की, आपको बताना है। और आपको जो सबसे खास बात बतानी थी वो ये है कि बहुत जल्द मैं आपको ग्राफिक कलाकारों की वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगी। ग्राफिक कलाकारों के वीडियो, या ऐसे कहिए कि कुछ ग्राफिक कलाकारों को लेके उनसे जुड़े हुए प्रश्न बनाकर मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ा दूंगी। लेकिन हाँ, 2-1 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, उस चीज पे मुझे खुद ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ही सारा करना रहता है। तो मैं उस पर काम करके आपको ग्राफिक कलाकारों की वीडियो देने वाली हूँ। तो इसलिए भाई, नए हो तो कर लो सब्सक्राइब ना, और पुराने हैं तो लाइक कर दिए होंगे, मुझे पता है। चलिए, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, आप लोगों को कहती हूँ बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।